राइट। अच्छा, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और वो है मिनरल्स। मिनरल्स में मिनरल रिक्वायरमेंट जो हमें, अच्छा मिनरल में प्लांट की अलग है, प्लांट की मिनरल रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट है, यानी जब हम प्लांट्स की न्यूट्रिशन पढ़ेंगे उसी वक्त उसको डिस्कस करेंगे। बच्चे मिक्स कर देते हैं मिनरल न्यूट्रिशन को, इसलिए मैं आपको बता रही थी कि प्लांट मिनरल न्यूट्रिशन अलग है और एनिमल मिनरल न्यूट्रिशन अलग है। जो हमने एनिमल मिनरल न्यूट्रिशन और उसकी रिक्वायरमेंट पढ़नी है वो सिर्फ दो पढ़ने, कैल्शियम और आयरन, और कुछ हमें उसमें नहीं पढ़ना है। कैल्शियम की सोर्सेस क्या है? डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी जितनी भी प्रोडक्ट्स दूध से बनी हुई हैं या जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उन, यानी जैसे मिल्क है, योगर्ट है, इन सब की जो है, ये सब जो है वो सोर्सेज है, ये सब सोर्सेज हैं कैल्शियम, ठीक है। अच्छा, कैल्शियम का मैंने पहले भी आप लोगों को एक लिंक बताया था, कैल्शियम और विटामिन का क्या लिंक था? कैल्शियम और विटामिन का लिंक ये था कि विटामिन डी बेसिकली हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम इज इम्पोर्टेंट फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बोन्स एंड टीथ, क्योंकि वो ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि वो बोन्स के ऊपर डिपॉजिट होकर उसकी स्ट्रेंथनिंग, उसकी जो है वो स्ट्रॉन्गनेस को इंक्रीज कर रही होती है। अच्छा, फिर उसके बाद वो कैल्शियम के बाद आयरन है। आयरन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, इट्स अ कंपोनेंट ऑफ अ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है, और वो रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होने की वजह से रेड ब्लड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है। तो iron is one of the component of hemoglobin, so it traps oxygen and help in the transport of oxygen throughout the body। जहां जहां सेल जाएगा, रेड ब्लड सेल जाएगा, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होगा, और हीमोग्लोबिन ने बिकॉज ऑफ द आयरन ट्रैप किया हुआ होगा ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। अच्छा, फिर आयरन की सोर्सेस क्या होती हैं? आयरन डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होती हैं? आयरन डेफिशिएंसी डिजीज जो है, कैल्शियम की मैंने सॉरी डेफिशिएंसी डिजीज नहीं बताई थी, वो बता देती हूँ। कैल्शियम की डेफिशिएंसी डिजीजेस जो हैं वो वही है जैसे रिकेट और ऑस्टियोमलेशिया है। दिस इज बेसिकली not only the vitamin D deficiency diseases but also calcium, क्योंकि vitamin scurvy, bleeding from gums। अच्छा, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ही तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, और कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो बोन्स जो है वो पोरस हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी और स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, स्ट्रेंथ नहीं होंगी। तो फिर फाइनली क्या होगा? मल्टीपल फ्रैक्चर्स होंगे बॉडी की, जैसे लोअर बॉडी पार्ट, लेग्स वगैरह जो है वो बॉडी का वेट नहीं ले पाएंगी और फ्रैक्चर हो सकता है। So this is because of the deficiency of calcium। आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होगा? आयरन इट्स द मेन कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, तो अगर आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो देयर इज नो इनफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द बॉडी, रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस नहीं होंगे, व्हिच मेक्स द बॉडी एनीमिक। जब बॉडी एनीमिक होगी, सेल प्रॉपर नहीं होंगे या पूरे नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन भी अफेक्ट करेगी। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होनी चाहिए बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में वो नहीं होगी। सो जब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड नहीं होगी, तो ऑब्वियसली बॉडी ने वीक होना ही है ना। सो द लेस आरबीसी मींस द बॉडी बिकम वीक एंड ड्यू टू द लैक ऑफ आयरन, आयरन की कमी की वजह से ये हो रहा है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं एनीमिया, ठीक है। ब्लड की कमी, आरबीसीज की कमी इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, और आयरन की डेफिशिएंसी डिजीज का नाम है एनीमिया, ठीक है। तो ये आपके हो गए मिनरल्स। अब जो टॉपिक हम कर रहे हैं, दो चीजें रह गई हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं, एक है डाइटरी फाइबर्स और दूसरा है वाटर। विटामिन के सोर्सेस कहां से पढ़े? नहीं है आपके पास, बुक में है विटामिन के सोर्सेज हैं। अच्छा, एक चीज कीजिएगा, आप लोगों के पास पुरानी बुक्स हैं अभी? किस किस के पास है? मैं आज ग्रुप पे पुरानी बुक का एक विटामिन का पेज है वो शेयर करूंगी,
उसमें विटामिन की सोर्सेज और डेफिशिएंसी डिजीज इस बुक से ज्यादा अच्छी दी गई है। ठीक है, ठीक है, ऑल्दो वो नहीं है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें मौजूद है, वो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में टेबल है, वो पिक्चर मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आप लोग या तो ज्यादा से ज्यादा एक काम करिएगा कि मुझे याद दिला दे कोई भी बंदा। अब याद दिलाने में एक एक का अलग अलग मैसेज आ रहा होगा। इस पिक्चर उस दिन बुक की पीडीएफ मेरे ख्याल में 8 लोगों ने मुझे भेजी थी। मेरे मोबाइल में सिर्फ अब बायोलॉजी की बुक डाउनलोड हुई थी, क्योंकि मैं इत्तेफाक से सब खोल रही थी, तो किसी की अगर नहीं हो रही थी तो सबको डाउनलोड पे लगा दिया, एक एक करके सभी डाउनलोड हो गए। तो कोई भी एक जो है मुझे रिमाइंड करा देना, मैं बुक की पिक्चर शेयर कर दूंगी। जैसे ही शेयर कर दूं पिक्चर तो समझ जाना इसको याद आ गया है, फिर मजीद कोई मुझे याद ना दिलाए कि पिक्चर शेयर करनी। ठीक है, तो विटामिन की सोर्सेज मैं आज शेयर कर दूंगी उस बुक की पिक्चर, वो बहुत अच्छी, उसमें पूरा समराइज दिया हुआ है, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा लर्न करने के लिए। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं? कुछ फूड हमारे ऐसे हैं जिनमें फाइबर होता है। फाइबर का मतलब होता है रेशा होता है, ठीक है, और वो फाइबर इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रॉपर इफेक्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम। क्यों इफेक्टिव होता है? बिकॉज दिस डाइटरी फाइबर विल रिमेन अनडाइजेस्टेड इन द इंटेस्टाइन। ये डाइजेस्ट नहीं होता, अनडाइजेस्टेड फॉर्म में इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर हो जाता है। अब अनडाइजेस्टेड है तो फिर क्या फायदा हुआ? आप कहेंगे भाई इससे तो ना एनर्जी मिल रही है ना कोई और फंक्शन हो रहा है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस अनडाइजेस्टेड फाइबर? इसके एक तो दो काम है, एक होता है सॉल्युबल डाइटरी फाइबर और एक होता है इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर। ठीक है, सॉल्युबल डाइटरी फाइबर एब्जॉर्ब कर लेता है जितने भी बॉडी फैट्स या एक्सेस फैट्स है उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड देन जब वो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में रिमूव होता है, रेक्टम से, एनस से रिमूव होता है, तो वो उन चीजों को, उन टॉक्सिक मटेरियल को लेके भी रिमूव हो जाता है। एंड इवन द इनसॉल्युबल डाइजेस्टेड फाइबर भी, एक्चुअली डाइजेस्टेड डाइटरी फाइबर का काम ये है कि दिस इज द अनडाइजेस्टेड मटेरियल which will remain in the large intestine, and along with this undigested material, toxins या फिर वेस्ट, जितना भी वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, वो सब जो है वो इजेक्ट आउट हो जाते हैं, बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। सही है, तो दिस इज बेसिकली इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द अनडाइजेस्टेड मटेरियल फॉर द रिमूवल ऑफ द बॉडी। अगर डाइटरी फाइबर डाइट में नहीं होगा, यानी खानों में अगर फाइबर नहीं होगा, तो लेस अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होगा और उसका इजेक्शन डिफिकल्ट हो जाएगा। इन दैट कंडीशन जिसमें अनडाइजेस्टेड मटेरियल कम है, फूड में डाइटरी फाइबर कम है, तो जो कंडीशन, जो डिसऑर्डर होता है एलिमेंट्री कैनाल का या गट रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन इज बेसिकली अ कंडीशन जिसमें इजेक्शन जो है वो इजीली नहीं होता। देयर आर टू रीजंस ऑफ कॉन्स्टिपेशन। नंबर वन, लैक ऑफ वाटर इन योर डाइट। इतना वाटर नहीं है कि अनडाइजेस्टेड मटेरियल इजीली रिमूव हो जाए बॉडी से। सेकेंडली, लेस डाइटरी फाइबर इन द फूड, तो वो इतना अनडाइजेस्टेड मटेरियल कलेक्ट ही नहीं होता कि वो आसानी से रिमूव हो सके। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फूड में डाइटरी फाइबर्स भी हो। अब ये डाइटरी फाइबर्स आते कहाँ से? ये क्या चीज है? बेसिकली इन आवर डाइट, स्पेशली हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं क्योंकि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ही हमें आगे पढ़ना है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इन द लार्ज इंटेस्टाइन, जो अभी मैं बताने वाली हूँ आपको जब मैं पूरा एलिमेंट्री कैनाल बताऊंगी, इन द लार्ज इंटेस्टाइन देयर इज अ स्मॉल पार्ट विच इज नॉन फंक्शनल, उसे कहते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, नॉर्मली जो हर्बीवोर्स होते हैं, यानी ऐसे जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं, हर्बीवोर्स, कैटल, गोट, काउ, हॉर्स, ये सारे, हाँ ये सब हर्बीवोर्स हैं। इनकी बॉडी में जो है उनके कोलन में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है और वो एंजाइम होता है सेल्यूलेज। ये एक एंजाइम है सेल्यूलेज। इसका काम क्या होता है? दिस एंजाइम सेल्यूलेज डाइजेस्ट सेल्यूलोज इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, लेकिन दिस एंजाइम सेल्यूलेज इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग्स। ये एंजाइम ह्यूमन बीइंग्स में प्रेजेंट नहीं है। इट इज एब्सेंट इन ह्यूमन बीइंग्स, एब्सेंट इन ह्यूमन।
जिसकी वजह से वी आर अनएबल टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज, हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं करते। हर्बीवोर्स में ये एंजाइम सेल्यूलेज उनके कोलन में प्रेजेंट होता है, जबकि ह्यूमन बीइंग में कोलन के पास एक छोटा सा ऑर्गन है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं, दैट इज नॉन फंक्शनल, और वहां पे ये सेल्यूलेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। जब ह्यूमन में ये एंजाइम ही नहीं है तो क्या ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करेंगे? एंजाइम ही तो हेल्प कर रहे हैं ना डाइजेशन में। वो एंजाइम जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है वो एंजाइम ही नहीं है, तो क्या सेल्यूलोज डाइजेस्ट होगा ह्यूमन में? नहीं। सेल्यूलोज आता कहाँ से है? सेल्यूलोज से क्या बात याद आ रही है आपको? वेरी गुड। सेल्यूलोज इज बेसिकली अ कंपोनेंट ऑफ अ सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल, क्योंकि प्लांट में तो सेल वॉल है, ठीक है। सो द ह्यूमन when they eat fruits, vegetables, barns, cereals, because all are the plant products. सब plant products है नहीं, plant से ही आती हैं ये चीजें। So the human being are unable to digest the cell wall, that is the cellulose of that product, and it will remain undigested in the large intestine. बार बार जब हम इवन फ्रॉग का भी डिस्कस कर रहे थे, फ्रॉग का हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पे पूरा किया था ना डिस्कस, तो इफ यू रिमेंबर मैंने कहा था इजेशन में अनडाइजेस्टेड मटेरियल रिमूव हो रहा है। मैं बार बार वर्ड अनडाइजेस्टेड मटेरियल यूज करती हूँ ना, ठीक है। तो अनडाइजेस्टेड क्या है जो डाइजेशन से बच गया है? सब कुछ तो डाइजेस्ट हो गया है, तो वो यही सेल्यूलोज है विच विल रिमेन अनडाइजेस्टेड, जो डाइजेस्ट नहीं हुई है, and now it can store in the large intestine और finally वो eject out हो जाएगा, ठीक है। तो डाइटरी फाइबर इज इंपॉर्टेंट क्योंकि उससे एक क्वांटिटी स्टोर होती है इन द लार्ज इंटेस्टाइन, जिसकी वजह से along with that removal of the undigested material और भी बहुत सारी चीजें which need to be removed out उसके साथ रिमूव हो जाती हैं for the cleaning of the body। और अगर डाइट में ये अनडाइटरी फाइबर नहीं होगा तो बहुत ज्यादा अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर ही नहीं हो पाएगा, तो उसका रिमूवल या एजेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज कॉन्स्टिपेशन। एम आई क्लियर? ठीक है। डज इट मेक सेंस? व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन? रिलेशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन विद डाइटरी फाइबर, Why dietary fiber are important? यानी हर चीज से वसीले जरूरी नहीं है कि हाँ भाई ये फायदा दे रही है, ये एनर्जी दे रही है, ये स्टोर हो रही है, ये अच्छी गुड हेयर ग्रोथ के लिए है, ये गुड आई विजन के लिए है। कुछ चीजें ऐसी भी हैं विच इज गुड फॉर मेंटेनिंग द फंक्शंस ऑफ द गट, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस को मेंटेन कर रही है, लाइक दिस डाइटरी फाइबर, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो ना एनर्जी दे रही है, ना किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, बट बेसिकली इट इज द मास्टर माइंड ऑफ ऑल द फंक्शंस, द मास्टर ऑफ ऑल द फंक्शन, और वो है वाटर। बगैर वाटर के ना कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन हो सकता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन मींस कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, दोनों नहीं हो सकती, ठीक है। ना कोई भी न्यूट्रिएंट डिफ्यूज हो सकता है इनसाइड द सेल। जब कोई न्यूट्रिएंट डिफ्यूज ही नहीं होगा तो कैसे मेटाबॉलिज्म होगी? बिकॉज द न्यूट्रिएंट्स व्हाटएवर इट इज, either the glucose or the salts, they first dissolved in water and then they enter inside the cell through the cell membrane। हम बार बार ये बातें कर रहे थे जब हम ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे कि किस चीज से जा रहा होता है, जब तक मटेरियल सॉल्युबल एंड डिफ्यूजिबल नहीं होगा वो सेल में एंटर नहीं हो सकता, चाहे वो लिपिड बाइलेयर से एंटर होना हो या प्रोटीन से एंटर होना हो। उसे क्या होना जरूरी है? सॉल्युबल एंड डिफ्यूजिबल। अब सॉल्युबल जाहिर बात है मिट्टी के तेल से तो सॉल्युबल होगा नहीं, वाटर में ही सब कुछ सॉल्युबल होगा, एंड देन दे फाइनली एंटर इनटू द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो डाइजेशन के लिए अगर या डाइटरी गट के लिए अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज, दूसरी इंपॉर्टेंट, पहली इंपॉर्टेंट चीज है तो वाटर है। बॉडी का 60% वेट जो है कंसिस्ट ऑफ वाटर, सो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, सही है। तो किसी भी चीज की कोई भी फायदा नहीं होगा until और unless एक अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ना हो
आपकी डाइट में, या आपने एक्सेस 8 ग्लास ऑफ वाटर जो है वो डेली ना लें तो कोई भी चीज प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगी। सही, ठीक है, ओके। तो ये हो गए हमारे यहाँ पर सारे न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब एक और हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात पढ़नी है और वो है बैलेंस डाइट। जब हमने सारे न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए तो अब इंपॉर्टेंट क्या चीज है, हमें ये मालूम होगा कि कौन सा न्यूट्रिएंट हमें किस क्वांटिटी में चाहिए है। क्या हम अगर कार्बोहाइड्रेट, भाई इंस्टेंट सोर्स है तो सिर्फ क्या हम कार्बोहाइड्रेट्स ही खाते हैं, या प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग मटेरियल कर रहा है तो भाई अगर अभी हमें अच्छी हाइट चाहिए है और ग्रोथ अच्छी चाहिए तो सिर्फ प्रोटीन खाएं बाकी कुछ ना खाएं, या व्हाट इज द यूज ऑफ फैट्स, फैट तो सिर्फ ओबेसिटी या फैटनेस करता है तो फैट्स बिल्कुल खाना छोड़ दें, दिस इज आल्सो रॉन्ग। सो बेसिकली द बॉडी नीड्स ईच एंड एवरी न्यूट्रिएंट इन अ राइट अमाउंट। बॉडी का हर बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े थे वो राइट अमाउंट में चाहिए है, अलोंग विद द वाटर एंड डाइटरी फाइबर। ठीक है, राइट अमाउंट का मतलब क्या है वही हम बैलेंस डाइट में पढ़ने जा रहे हैं। यानी आप राइट अमाउंट ये नहीं कहेंगे कि इरफान खान 5 किलो कार्बोहाइड्रेट, 5 किलो प्रोटीन और 5 किलो फैट्स खा लो, सब चीजें इक्वल जा रही हैं, दिस इज द बैलेंस डाइट। क्या ये बैलेंस कहलाएगी जब इक्वल अमाउंट में गए? क्यों नहीं कहला रही भाई? फिर क्या करोगे तुम बैलेंस करने के लिए? एक ही जगह से खरीदोगे सारी चीजें, इम्तियाज स्टोर जाएंगे, हर चीज वहीं से लेंगे, इसलिए क्योंकि वो बैलेंस डाइट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट? तो बैलेंस डाइट बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स। ये 3 चीजों पे डिपेंड करेगी। क्या है वो 3 चीजें? वो 3 चीजें हैं एज, व्हाट इज द एज ऑफ इरफान खान, ठीक है। दूसरा, व्हाट इज द जेंडर ऑफ इरफान खान, चलो ऑब्वियस है, इज मेल। एंड थर्ड थिंग इज द एक्टिविटी ऑफ इरफान खान, ठीक है, कि इरफान खान की एक्टिविटीज क्या है, क्या काम करते हैं इरफान खान घर में, लॉकडाउन मनाते रहते हैं, लेटे रहते हैं, सोफे पड़े रहते हैं, दिस इज इंक्लूडेड इन एक्टिविटी, ठीक है। और कंपैरिजन जिसके बहुत ज्यादा निकल रहे हैं उसको कंपेयर करते हैं, क्या नाम है बेटे? अब्दुल्ला, अरसलान, ठीक है। नहीं नहीं, अच्छा जेंडर सेम हो गए तो कंपैरिजन मुश्किल हो जाएगा। तो असल बात यह है कि हमें इन 3 चीजों को देखना है। फॉर एग्जाम्पल इरफान खान की एज है 6 साल, 6 ईयर, क्योंकि वो हमारी क्लास के इरफान खान नहीं है, तुम लोग बिला वजह गलत समझ रहे हो। इरफान खान तुम्हें नहीं हो, ये 6 साल का बच्चा है, मैं स्कूल में पढ़ता है, क्लास 1 का बच्चा है, मैं इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है, ओके। 6 साल के बच्चे जाते हैं क्लास 1, क्यों? तुम क्या 2 साल में थे क्लास 1 में? सीरियसली? तो तुम अब 6 साल के हुए होंगे तो तभी ऐसी बातें कर रहे हो। ओके, अच्छा, अब 6 साल का एक बच्चा है, नहीं ऑनेस्टली इरफान खान नहीं, कोई भी XYZ एक बच्चा है, उसका नाम है XYZ, कितना जीना पड़ेगा, उसका जेंडर क्या है? वो बॉय है, 6 ईयर बॉय है, गर्ल्स नाम सीरियस से उसकी किसी के नाम पे नहीं हंसना चाहिए, उसका अकीका हुआ था। वो बॉय है, जेंडर उसका बॉय है, एज 6 इयर्स है, और एक्टिविटी क्या है? 6 ईयर के बच्चे की एक्टिविटी क्या होगी? वो छलकूद, खेलना, उठना, बैठना। बट 6 ईयर मीन्स ग्रोइंग एज। ग्रोइंग एज मीन्स इस वक्त उसके ऑर्गन्स की ग्रोथ हो रही है, उसके बॉडी पार्ट्स की ग्रोथ हो रही है, उसकी हाइट की ग्रोथ हो रही है, उसकी बोन्स की ग्रोथ हो रही है। अब उसकी डाइट में मेजर अमाउंट प्रोटीन होना चाहिए, बिल्डिंग मटीरियल, ठीक है। फिर कार्बोहाइड्रेट भी होने चाहिए, बिकॉज एक्टिव बच्चा है, वो स्कूल भी जाता है, हफ्ते में 5 दिन जाता है, ये वो नहीं है जिसपे कोई कोरोना का असर हो रहा है, क्योंकि इनके स्कूल में एक अकेला यही है, तो ये रोज चला जाता है, ठीक है। वहां पे जाके खेलता वेलता है, स्विंग्स पे जाता है, तो अब इसको एनर्जी की भी ज्यादा जरूरत है, बिल्डिंग मटेरियल की भी है, और फैट्स की भी है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एज, जेंडर एंड एक्टिविटी। इसको कंपेयर करते हैं हमारी क्लास वाले इरफान खान से, जो 16 साल का बच्चा है, मेल जेंडर है, और एक्टिविटी क्या है? क्रिकेट भी खेलता है, और कोचिंग भी आता है, और टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स आता है, कितनी सारी एक्टिविटीज कर रहा है, ठीक है। ज्यादा किस चीज की जरूरत हुई? न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट की ज्यादा हुई, क्योंकि इसको एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड है। 16 ईयर्स का हो गया अगर ये बच्चा, तो इसकी अब हाइट वाइट तो और मजीद बढ़नी नहीं है, या थोड़ी बहुत बढ़ भी जाएगी,
तो प्रोटीन्स की अब इतनी ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। 16 का अभी खाते रहना प्रोटीन, लंबे हो जाओगे और इंशाल्लाह, ठीक है। बात समझ आ रही है सबको? तो दिस इज बेसिकली बैलेंस डाइट। सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि उठा के 1 किलो आलू, 1 किलो चावल, 1 किलो आटा, 1 किलो तेल जो है वो खा लिया और उसको बैलेंस समझ रहे हैं और खुश हो गए। बैलेंस डाइट इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स, एज, जेंडर, एक्टिविटी। अब जो बहुत जिन्होंने दांत निकाली है उनको भी लाते हैं यहाँ पे। एज आ रही है 13 इयर्स या चले 23 इयर्स, ठीक है। और जी जेंडर क्या है? उनका जेंडर है फीमेल। और उनका काम क्या है? उनका काम है सुबह 12 बजे उठ के व्हाट्सएप पे लगे रहना, ठीक है। 2-4 सेल्फी ले लेना और उसके बाद फिर दोपहर का खाना खा के सो जाना। उनकी बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए? उन्हें एक निवाला खाने का नहीं मिलना चाहिए। दिस इज देयर बैलेंस डाइट। कोई काम नहीं है, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं और वो वर्ड क्या है? जिसको कोई काम नहीं होता, सिर्फ व्हाट्सएप पे लगे हुए होते हैं, उनका नाम होता है, उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल का मतलब हुआ कि सिर्फ एक सोफा चूज किया हुआ है जिसपे बैठ के सेल्फियां लेती, ठीक है, या वहीं पे बैठ के कोई अपने नंदवन टाइप के ड्रामे देखती है, दैट्स इट, ये इनकी लाइफ है। तो इनकी कोई एक्टिविटी लाइफ में नहीं है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, ठीक है। फिर एक और है प्यारी सी बच्ची, वो चले वो 42 इयर्स की है, वो काम करती हैं, सुबह जॉब करती हैं, शाम में कोचिंग में पढ़ाने आती हैं, उसके बाद घर का खाना भी पकाती हैं और बच्चों को होमवर्क भी कराती हैं। तुम्हें कैसे पता 42 इयर्स की? तो एक्टिविटी जब ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, ठीक है। ग्रोइंग एज होगी, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होगा, कम एनर्जी, कम फैट्स लेने होंगे, वरना क्या हो जाएगा? ठीक है, समझ आ रही है ये बात? सही है। आप लोग जब उसको और रीड करेंगे तो एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में आ जाएगी। असल बात आपको अभी क्या समझना है कि बैलेंस डाइट इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन दीज 3 थिंग्स, सही। तो दिस इज अबाउट द बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट आपके पास कोर्स में वैसे ये चीज नहीं है, प्रॉपर एनर्जी निकालने की एक कैलकुलेशन, एक फॉर्मूला होता है कि नॉर्मल बॉडी वेट BMI, ठीक है। BMI जो है बॉडी मास के थ्रू जो है, बॉडी का मास और हाइट के थ्रू जो है वो निकाला जाता है कि बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट क्या है एनर्जी की, और उतनी ही रिक्वायरमेंट, उससे प्लस माइनस थोड़ी सी ज्यादा कम लेनी चाहिए। वरना अगर डेली रिक्वायरमेंट ज्यादा ना हो और एनर्जी जो है वो ज्यादा कंज्यूम हो रही हो, यानी एनर्जी ज्यादा ली जा रही हो या ऐसे प्रोडक्ट लिए जा रहे हो जिससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो वो एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाती है, एंड विच फाइनली रिजल्ट्स इन ओबेसिटी। ओबेसिटी का क्या मतलब होता है? ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, ठीक है। तो और ना सिर्फ ओबेसिटी बल्कि हार्ट डिजीजेस भी होने का खतरा है, यानी स्टोरेज ऑफ एनर्जी ज्यादा है, कंजम्पशन बिल्कुल कम है। कंजम्पशन यानी कि कोई उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, बैठ के जिंदगी गुजारी जा रही है, कोई एक्टिविटी लाइफ में नहीं है, लेकिन डाइट नॉर्मल लोगों जितनी है। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग फॉर हेल्थ। तो हेल्थ का ताल्लुक जो है वो हर पर्सन का अलग अलग है। अगर किसी को आप ज्यादा सेब खाते हुए देखें तो बिल्कुल इम्प्रेस ना होइएगा ये सोच के कि ये तो सिर्फ हेल्दी फूड खा रहा है। इट डिपेंड्स उसको कितने विटामिन की और कितने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है। इट डिपेंड्स ऑन देयर एज, जेंडर एंड एक्टिविटी। आर यू गेटिंग दिस? कैल्शियम रिक्वायरमेंट फीमेल्स में मर्दों से कहीं ज्यादा है, और वही अगर उसको कम यूटिलाइज करें, कम इनटेक हो कैल्शियम का, तो ऑटोमेटिकली कैल्शियम डेफिशिएंसी डिजीजेस हो जाते हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द बॉडी रिक्वायरमेंट ऑल्सो। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, दिस इज अबाउट द बैलेंस डाइट। यहाँ पे बात खत्म हो रही है हमारी ये वाली। अब मजे की चीज शुरू हो रही है विच इज नोन एज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं इन डिटेल। आपकी बुक में बहुत डिटेल में दिया हुआ है मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन के साथ, और मैं वैसे ही पढ़ाने जा रही हूँ जो बुक में है। मिटा दूँ बोर्ड? ठीक है, गुड।
ह्यूमन डाइजेशन, अच्छा छोटी छोटी बातें याद रखनी है क्योंकि वो याद रखना इसलिए जरूरी है। कौन सी बातें, कौन से थे मोनोमर्स, कौन से हैं पॉलीमर्स, ये याद करना जरूरी है। कौन से न्यूट्रिएंट से कितनी एनर्जी मिल रही है, ये याद करना जरूरी है, क्योंकि ये बातें अभी बीच में आती जाएंगी और मैं नहीं बताऊंगी, आप लोगों से पूछूंगी। और आज जो मैं एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टार्ट कर रही हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में जितना मैं पढ़ाऊंगी उसका वर्बल क्विज होगा, यानी मैं साथ साथ पूछती जाऊंगी और फिर आप लोग मेरा एक दूसरा रूप देखेंगे जिसमें मैं बच्चों को तबाही किस्म की डांट लगाती हूँ। सही है, तो पढ़ के आएंगे सब और सबको अच्छी तरह याद रहना चाहिए, वरना हम एक क्लास में ये खत्म नहीं कर सकते और अगली क्लास तक आप अगर भूल के बैठ गए तो कोई फायदा नहीं होगा, मजा नहीं आएगा पढ़ाने का। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो पढ़ रहे हैं इसके लिए हम कुछ और दो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, वर्ड यूज करते हैं। मैं वो दोनों वर्ड्स यहाँ पे लिख देती हूँ। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को, पूरे सिस्टम को जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, हम उन ऑर्गन्स को एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, और उसको हम गट भी कहते हैं। इसका रीजन क्या है, कैनाल जिसके दो एंड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे भी ये एलिमेंट्री कैनाल है जिसके दो एंड्स हैं, एक एंड जहां से हम ईटिंग ऑफ फूड करते हैं और दूसरा एंड जहां से रिमूवल ऑफ द वेस्ट होता है, इजेशन होता है। ठीक है, वो 5 स्टेप्स ऑफ ब्रेकडाउन याद है सबको? 5 स्टेप्स ऑफ ब्रेकडाउन याद है? क्या थे? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के सिर्फ पहिया को याद नहीं होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए। मैंने कहा है ना, वर्बल रिस्पॉन्स शुरू होने वाले हैं इसके साथ साथ। इंजेशन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, फिर इजेशन। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। क्लास 9th में तुम लोग बगैर प्राइमरी पढ़े नहीं आए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर हायर सेकेंडरी, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, ये सीक्वेंस है। ये पहले यूनिवर्सिटी पढ़ के कोई क्लास 1 में एडमिशन नहीं लेता। ठीक है, तो इजेशन एंड में ही आएगा। अच्छा, एलिमेंट्री कैनाल इसलिए इसको कहा जा रहा है क्योंकि इसकी दो ओपनिंग्स हैं, वन इज फॉर द इंजेशन एंड द अदर इज फॉर द इजेशन रिमूवल। गट के भी यही मतलब है। गट मींस आल्सो अ ट्यूब हैविंग टू ओपनिंग्स व्हिच इज एम्प्टी इन द मिडिल, अंदर से बीच से खाली होना, और एम्प्टी है इसीलिए तो फूड आगे उसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना? Are you getting this? ठीक है, so that's why it is also known as alimentary canal and gut. Human digestive system mainly consists of two components. एक alimentary canal, यानी जिसमें सारे digestive organs आते हैं, जहां पे mainly digestion होनी है, और दूसरा component इसके digestive glands. Digestive glands क्या होते हैं? Digestive glands are attached with the alimentary canal. They are not the part of alimentary canal. मतलब अगर alimentary canal ये एक कैनाल है, for example ये एक कैनाल है alimentary canal, तो कहीं पे भी there is no digestive gland present in between. इसको मैं कह दूंगी esophagus है, stomach है, small intestine, large intestine and anus. Digestive gland are the organs attached to it. Digestive organs इसके साथ attached हैं, digestive glands digestive organs के साथ attach हैं and taking part in digestion or help in the process of digestion. वो digestion का हिस्सा है, किस तरह? digestion में मदद कर रहे हैं। ठीक है, it is not the part of alimentary canal but it is attached with the alimentary canal and take part in the process of digestion. gut भी alimentary canal कैसा? Gut is another name of alimentary canal. Human digestive system या डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, जिसके लिए हमने दो वर्ड यूज किए हैं, एलिमेंट्री कैनाल और गट। ठीक है, यानी अगर कहीं आपको गट का वर्ड लिखा नजर आए तो आप ये ना परेशान हो जाए, हमारी मिस ने तो हमें एलिमेंट्री कैनाल बताया था, ये गट तो गलत है, या हमारी मिस वाले उन्हें नहीं पता था कुछ गट भी होता है। ठीक है, तो बोथ आर द वर्ड्स यूज्ड फॉर द सेम डाइजेस्टिव सिस्टम। हो गई ये बात? ठीक है,
अच्छा भाई, अब एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल ड्रॉ करते हैं, जो यकीनन आपको भी तो ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल बायोलॉजी इज बिल्कुल जरूरी है ये सब कुछ। चलिए, ये आ रहा है आपकी फर्स्ट ओपनिंग विच इज नोन एज माउथ। माउथ के बाद आपका फेरिंग्स, देन esophagus. Esophagus आके it form ज्यादा बड़ा हो गया, stomach, जब बाद में ड्रॉ करना भी सिर्फ समझे इसको। हाँ क्लाउड ही है बेटे सब, तभी तो तुम लोग उड़ के फिर रहे हो, क्लाउड ही है सब कुछ। अभी तो पता ही नहीं चल रहा ना, बगैर एग्जाम के क्लाउड में तो घूम रहे हो। कितना बुरा माना है मैंने बगैर एग्जाम के बच्चों को आगे क्लास में देखकर, तुम लोगों को आइडिया ही नहीं है। जैसे मैं बनाना छोड़ूंगी ना, सब फौरन स्टॉप हो जाना, इसलिए क्योंकि फिर हाय हाय क्या कर दिया मैंने, गलत जगह कर दिया। कंटिन्यू रखिएगा क्लास, सही है, सही 5-10 मिनट, 5-10 मिनट तक। 10-15 मिनट। अच्छा यही तो बेटा, पूरी एक क्लास ले सकते हैं, वो डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, मतलब एग्जैक्टली स्टमक के नीचे नहीं होता, लिवर के साथ साथ होता है, ठीक है। तो कहीं आपको यहाँ पे भी बनी हुई दिखती होती है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज दिखानी है क्लियरली, इसलिए मैंने इसको अलग बनाई है। ऐसा होगा नहीं कि वो स्टमक के नीचे है, ये सारी चीजें करीब करीब है, लेकिन मुझे यहाँ पे डक्ट क्लियरली ड्रॉ करनी है, इसलिए मैंने इसको समझे उठा के स्टमक के ऊपर रख दिया, ताकि मैं आपको डक्ट क्लियरली दिखा दूं, ठीक है। ओके, क्या हुआ यहाँ पे एकदम, क्या हुआ अचानक, एक अफरा तफरी सी हो गई। ओके नाउ लिसन, सब पेन छोड़ दें, अभी पहले यहाँ देखना शुरू करें, लेकिन एक सेकंड रोक छोड़ के, एक मिनट। चलिए अब देखें, क्योंकि मैं लेबल आपके सामने करूंगी ताकि आप लोगों को पता चले कौन सा ऑर्गन क्या है, ठीक है। मे बी हो सकता है डायग्राम में अभी कुछ चीजें ऐसी क्लियर ना हो या टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई हो, लेकिन एटलीस्ट आपको उनकी लोकेशन और एक्चुअल उनकी पोजीशन और उनका फंक्शन पता होना चाहिए। नंबर 1, फर्स्ट ओपनिंग इज माउथ, ठीक है। यहाँ से फूड जो है वो इंजेक्शन हो रही है, यानी माउथ से फूड एंटर हो रहा है। माउथ में ग्लैंड्स भी प्रेजेंट हैं, जो माउथ में ग्लैंड प्रेजेंट है उनका नाम है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। हम आगे भी इस पे बात करेंगे कि सलाइवरी ग्लैंड क्या होते हैं, उनका क्या काम है, बट राइट नाउ अभी सिर्फ यहाँ पे एक बात कर लेते हैं कि माउथ में भी कुछ ग्लैंड्स हैं जिनका नाम है सलाइवरी ग्लैंड।
माउथ से जब फूड एंटर होता है तो फर्स्ट ट्यूब जो मौजूद है जो फूड को आगे पास ऑन कर रही है वो कहलाती है फेरिंग्स। ठीक है, इट इज नोन एज फेरिंग्स। अब फेरिंग्स से जो है फूड फाइनली नीचे की साइड पे आएगा, बट देयर आर टू रूट्स, दो रूट्स हैं या दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ जा रहा है और दूसरा रास्ता जो डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल की तरफ जा रहा है। जो रास्ता रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ जा रहा है वहां पर एक स्लिट होती है, लाइक फॉर एग्जांपल एक ये रास्ता है और एक इधर आ रहा है, ठीक है, और ये आपका वो, तो यहाँ पर एक स्लिट होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लिट? स्लिट मींस ओपनिंग, यानी ओपनिंग, ये वो भी एक रास्ता है जाने का। और ऑन दिस ओपनिंग देयर इज अ फ्लैप प्रेजेंट, एक फ्लैप या लिड प्रेजेंट होती है जिसे हम ढक्कन कहते हैं। ठीक है, लिड मींस अ कवर, ओपनिंग, ढक्कन। तो वो लिड जो है वो उसके ऊपर कवर्ड होती है, जिसकी वजह से वो स्लिट हर वक्त क्लोज रहती है, स्पेशली व्हेन यू आर ईटिंग फूड। ठीक है, स्लिट को कहते हैं हम ग्लॉटिस, और जो उसके ऊपर लिड लगी हुई होती है उसको हम कहते हैं एपीग्लॉटिस। एपी मींस ऊपर। ठीक है, तो स्लिट इज नोन एज ग्लॉटिस और उसके ऊपर जो लिड लगी हुई होती है इट इज नोन एज एपीग्लॉटिस। अब क्या होता है कि अगर आप खाना खाते हुए बात कर रहे हैं तो कभी कभी वो एपीग्लॉटिस ओपन हो जाती है और फूड इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स द एसोफेगस वो ग्लॉटिस से फिर लेरिंग्स में जाने लगता है, विच कैन कॉज चोकिंग, जिससे सांस भी रुक सकती है क्योंकि फिर एयर एंटर नहीं हुई तो लंग्स में इनफ एयर नहीं जाएगी, जिससे इंसान जो है सडन डेथ भी हो सकती है। और कभी कभी वो इतनी बुरी चोकिंग होती है कि वो जोर से अगर इंसान खांसे तो वो वापस फूड वहां से निकल के बाहर भी आ जाएगा। ठीक है, तो चोकिंग में अगर ज्यादा तेज खांसी हो रही है इट्स गुड, ताकि वो कम से कम फोर्स से वो वापस तो आ जाए खाना, वरना अगर वो ग्लॉटिस से रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला गया तो इट्स बिकम वेरी डेंजरस। अब नेक्स्ट जो ट्यूब जिसमें फूड आ रहा है उसे हम कहते हैं एसोफेगस। जी हाँ, हम खाने वक्त में हम सांस भी तो ले रहे होते हैं। हाँ ले रहे होते हैं, लेकिन वो स्लोली ग्लॉटिस के थ्रू ही जा रही होती है, लेकिन एपीग्लॉटिस उसमें क्लोज ही रहता है। लेकिन अगर आप बोलेंगे ना, क्योंकि बोलने का ताल्लुक यहाँ लेरिंग से है, साउंड बॉक्स से, तो फिर वो ग्लॉटिस में प्रेशर पड़ता है एपीग्लॉटिस पे और वो ओपन हो जाता है। अदरवाइज वो इस तरह हवा से ओपन नहीं होगा जब आप सांस ले रहे होंगे तो। ठीक है, अच्छा, एसोफेगस में जब फूड आता है, एसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं हो रही। अभी मैं सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स बता रही हूँ, सिस्टम में पूरा बाद में बताऊंगी आपको। ये सिर्फ एक पैसेज है, ठीक है, पैसेज है फूड को आगे स्टमक में पहुंचाने का। फाइनली ये एक मस्कुलर बैग आपको बड़ा सा दिख रहा है, ये सबका किसी का छोटा किसी का बड़ा होता है, इट डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी, कितना खा रहे हैं। तो इस बैग को हम कहते हैं स्टमक। स्टमक का वो वाला पार्ट जो ऊपर की साइड पे है कहला रहा होता है कार्डियक स्टमक। ठीक है, और वो वाला पार्ट जो इस कॉर्नर पे पोस्टीरियर साइड पे होता है वो कहलाता है पाइलोरिक स्टमक। ये सब नमाज में हो गई नमाज में हो गई। हाँ, मैं कर दी हूँ, नहीं मैं अक्सर आ गया 5 मिनट में आ। अच्छा, ये जो पाइलोरिक स्टमक है उसके एंड पर यहाँ पर कुछ मसल्स होते हैं और वो कहलाते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है बच्चों, कुछ ना कॉपी करो, मैं पिक्चर शेयर कर दूंगी आज ही ग्रुप में, सिर्फ खामोशी से सुनो। उस पिक्चर में जब ये सारी चीजें पढ़ोगे सारा पूरा लेक्चर ही याद आ जाएगा। सही, कुछ मत कॉपी करो, सिर्फ अभी बोर्ड पे देखा। तो यहाँ पे जो मसल्स हैं उन्हें हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। उनका काम क्या होता है, ये मसल हर वक्त कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, हर वक्त नहीं, जब फूड आता है स्टमक में तब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और इसलिए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ताकि फूड स्टमक से बाहर स्मॉल इंटेस्टाइन में ना जाए। फूड को स्टमक में तकरीबन 3 से 4 घंटे तक रहना जरूरी है, तब फूड के अंदर कुछ डाइजेशन कंप्लीट होगी। अगर वो आगे चला गया तो डाइजेशन जो है वो आधी रह जाएगी और जो यहाँ पे होनी है वो वहां पे नहीं हो सकती। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो यहाँ पे फूड जो है 3 से 4 घंटे तक जब तक स्टमक पे रहेगा
ये पाइलोरिक स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और जब फूड डाइजेस्ट हो चुका होगा और अब आगे जाने की बारी आएगी, ये ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाएगा। जैसे ही पाइलोरिक स्फिंक्टर रिलैक्स होगा, अब फूड जिस ऑर्गन में आ रहा है उसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन सिर्फ नाम को स्मॉल है, क्यों स्मॉल कह रहे हैं? क्योंकि इसका डायमीटर स्मॉल है, अदरवाइज लेंथ में या साइज में ये इस